हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक। तो अपन कल पढ़ रहे थे धातुओं की और अधातुओं की भौतिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म या फिर अपन कहें केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ कि ये धातुएं वो किस प्रकार से किसी रसायन के प्रति अभिक्रिया दर्शाती है। जैसे यदि अपन धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा रहे हैं या फिर जल से करवा रहे हैं तो वो किस प्रकार से अभिक्रिया देती है और उसकी अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहले धातुओं की बात कर रहे हैं। तो धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, यानी कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया या पर अपन कहें वायु के साथ जलना। ठीक है, ठीक है। क्या होता है कि जब धातु है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है या फिर जलती है वो, तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी कि मेटल प्लस ऑक्सीजन, या फिर अपन कहें जब धातु को वायु के साथ क्रिया करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी कि जब धातु जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो मेटल ऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसे एक धातु ले रहे हैं अपन कॉपर। ठीक है, यदि कॉपर की अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो सुपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो अपन को निर्माण करना है कॉपर ऑक्साइड का, तो 2CuO, यानी कि यहाँ पे कॉपर के 2 अणु लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि अपन एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करवाए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो अपन को Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 4 एल्यूमिनियम के अणु ले रहे हैं और 6 ले रहे हैं किसके, ऑक्सीजन के। तो कितने, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, 2 × 2 4, यानी कि ये 4 एल्यूमिनियम के अणु और 6 हो गए ऑक्सीजन के अणु। तो इस प्रकार से ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। यानी कि जब धातु को अपन वायु में जलाते हैं या फिर वायु के साथ अभिक्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है या फिर अपन कहें मेटल ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो मेटल ऑक्साइड होता है यानी कि जो धातु ऑक्साइड होती है वो हमेशा जल में विलय होती है। यानी कि जो धातु ऑक्साइड होंगे वो जल में विलय होंगे या फिर अपन कहें सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, लेकिन इसमें जो अविलय होते हैं ये सभी। ठीक है, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड होंगे, जो धातु ऑक्साइड होंगे वो अविलय होते हैं। लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम है, यानी कि जो सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड होंगे या फिर अपन के जो सोडियम ऑक्साइड या फिर पोटेशियम ऑक्साइड होते हैं वो धातु में विलय होते हैं और ये मतलब जल में विलय होते हैं और जल के साथ ये अभिक्रिया करके एक क्षारीय विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि जो इनमें ये धातुओं में सोडियम और पोटेशियम अपवाद है। ठीक है, यानी ये जब जल के साथ धातु मतलब इनकी जो ऑक्साइड है वो जल के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो एक क्षारीय विलयन का निर्माण करते हैं। अब अपन देखते हैं कि विभिन्न जो धातु हैं उनकी ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता कैसी है। यानी कि विभिन्न धातुओं की ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, यानी कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करती है। तो सबसे पहले जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, यानी कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अत्यधिक तेजी से विक्रिया करती है। यानी कि ये जो रिएक्शन होती है वो अत्यधिक तेजी से होती है या फिर अपन कहें विग्रसली होती है। ठीक है, इसलिए जब अपन सोडियम या पोटेशियम जो धातुएं होती है उनको जब अपन खुला छोड़ते हैं, यानी कि इनको जब ओपन रखते हैं तो ये वायु में आग पकड़ लेती है। ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके
सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, जो कि आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको अपन केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, जो सोडियम और पोटेशियम धातु होती है इनको अपन कहाँ रखते हैं? केरोसिन में, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होती है, इसलिए ये वायु के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेती है, तो अपन इसको केरोसिन में रखते हैं। ठीक है। सेकंड, जब जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है, यानी कि जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है, उनकी जो परत होती है, यानी जब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं या फिर जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, तो मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम या अपन कहें जो मेटल ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यानी कि मेटल ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, तो ये धातु की जो सतह होती है उस पर एक परत बना लेता है। कौन? ये जो ऑक्साइड होता है वो एक परत बना लेता है, जो कि इसके बाद के जो ऑक्सीकरण होता है उसको रोकता है। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि जब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो एक बार तो उसका ऑक्सीकरण होगा, लेकिन उसके बाद जो धातु होती है उसकी सतह पर उस ऑक्साइड की परत बन जाती है, या फिर धातु के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जो कि दोबारा उसके ऊपर ऑक्सीकरण होने से रोकती है। ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जैसे अपन किसकी बात करें कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, या फिर मतलब धातुएं वायु में किस प्रकार से जलती है। ठीक है, तो जो लोहा होता है वो जलता नहीं है, यानी कि जो लोहा धातु होती है वो जलती नहीं है, या फिर अपन कहें कि ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन जो लोह पाउडर होगा, यदि उसको अपन जलाएंगे तो वो आसानी से जल जाता है। ठीक है, यानी कि लोहा तो नहीं जलेगा, लेकिन जो लोहा पाउडर होगा वो आसानी से जल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोहा है वो ऑक्सीजन के साथ आसानी से क्रिया नहीं करता है, लेकिन जो उसका पाउडर होता है, यानी कि छोटे छोटे लोहों के कण, यानी कि आयरन होता है, आयरन की जब अपन छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, या फिर अपन कहे आयरन को जब पीसा जाता है, तो जो उसका बुरादा प्राप्त होता है या फिर अपन कहे पाउडर प्राप्त होता है, वो ऑक्सीजन के साथ आसानी से क्रिया करता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि वो आसानी से जल जाता है। ठीक है, फिर अगली बात करें अपन कॉपर की। ठीक है, तो कॉपर क्या होता है कि जो कॉपर धातु होती है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाती नहीं है, या फिर अपन कहे ये वायु में जलती नहीं है, या अपन कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन क्या होता है कि जो कॉपर धातु होती है उसकी सतह पर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। मतलब जब कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो कॉपर धातु पर एक काले रंग की परत बन जाती है, जो कि क्या होती है? कॉपर ऑक्साइड होता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं ओरम और एजी की, या फिर अपन कहें सोना और चांदी की। ठीक है, तो जो सोना और चांदी होती है, या फिर अपन कहें ओरम और एजी होता है, या फिर अपन कहें जो गोल्ड और सिल्वर होता है, वो ऑक्सीजन के साथ आसानी से क्रिया नहीं करता है, या फिर ये ऑक्सीजन के साथ पूरी तरह से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, फिर आती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। या अपन कहें उभयदंती ऑक्साइड। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, या फिर जो उभयदंती ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे ऑक्साइड, या फिर अपन कहें कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो एसिड और बेस से समान रूप से क्रिया करे और किसका निर्माण करे? सॉल्ट एंड वाटर का। या फिर अपन कह सकते हैं कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो कि अम्ल और सार से समान रूप से अभिक्रिया करते हैं, यानी कि वो अम्ल और सार से एक जैसे ही अभिक्रिया दर्शाते हैं और किसका निर्माण करते हैं? लवण और जल का
निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे अपन एक धातु ऑक्साइड ले रहे हैं Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करेगा तो एक लवण का निर्माण करेगा और उसके साथ वाटर बनाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा AlCl3 प्लस H2O। अब इसको आप बैलेंस कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखना ऑक्सीजन कितने 3। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लगा देते 2, तो ये होगी 6H2O यानी कि 3H2O। ठीक है, और यहाँ पे लगा देते 2 और ये हो गया 6। तो देखना एल्यूमिनियम कितने 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2, Cl कितने 2 × 3 6, Cl कितने 6। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन देखो कितने 6, यहाँ पे भी 6, और ऑक्सीजन कितने 3 यानी कि ये बैलेंस हो गई। ठीक है, अब इसी प्रकार जब ये Al2O3 NaOH के साथ अभिक्रिया करेगी यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl क्या है एसिड है, तो जब मेटल ऑक्साइड एसिड या बेस के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है लवण और जल, या फिर अपन कहें सॉल्ट और वाटर का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जब ये एसिड के साथ क्रिया कर रही है यानी कि अम्ल के साथ क्रिया कर रही है तो एक सॉल्ट का निर्माण कर रही है, या फिर अपन कहें एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक लवण है इसका निर्माण कर रही है, इसके साथ जल के अणु का निर्माण कर रही है। जब ये Al2O3 यानी कि मेटल ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो एक क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है या फिर बेस के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो भी एक सॉल्ट का निर्माण करेगा और उसके साथ क्या बनाएगा H2O बनाएगा यानी कि वाटर बनाएगा। ठीक है, तो सॉल्ट कौन सा बना NaAlO2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3 4, तो यहाँ पे लगा दिया अपन ने 2, तो सोडियम हो गए 2 यानी कि यहाँ पे अपन को लगाना पड़ेगा 2। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, इसमें आप देखते हैं कि एल्यूमिनियम कितने हैं 2, सोडियम भी 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने 2 × 2 4 यानी कि 2 और 3 5, एक ऑक्सीजन बचा जो कि H2O में आ गया। हाइड्रोजन कितने 2 × 1 यानी कि 2। इसमें कुल मिला के ये रिएक्शन बैलेंस है, यानी कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर अपन कहें ये एक मेटल ऑक्साइड है, जब एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो समान रूप से रिएक्शन होगी और किसका निर्माण होगा एक सॉल्ट का निर्माण होगा या फिर लवण का निर्माण होगा और उसके साथ जल का अणु भी बनेगा। ठीक है, अब पहला तो था अपना वायु में जलना। ठीक है, अब दूसरा है धातु की जल के साथ क्रिया, या अपन कहें जल से क्रिया या रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, जब धातु या फिर अपन कहें मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है इसकी, तो या तो मेटल ऑक्साइड का निर्माण होगा, मेटल ऑक्साइड, या मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ ही H2 गैस इवॉल्व होगी, यानी कि जब धातु है वो जल के साथ क्रिया करेगी तो या तो धातु ऑक्साइड बनाएगी या धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी और उसके साथ H2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, अब जो ज्यादा रिएक्टिव धातु होगी वो तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी और जो कम रिएक्टिव धातु होगी वो धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगी। ठीक है, जैसे सोडियम है। ठीक है, जब अपन सोडियम की वाटर के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, H2O के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो एक तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, यानी ये तो होगी धातु हाइड्रोक्साइड और साथ में H2 इवॉल्व होगी। ठीक है, अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन
2 2 और 2, ठीक है, 2 NaOH ऑक्सीजन और 2 H2, ठीक है। इस प्रकार से ये देखना आप, 2 सोडियम है और ऑक्सीजन भी 2 है और 2 हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। फिर पीछे कितने बचे, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गई। यानी कि जब धातु है वो जल के साथ क्रिया कर रही है तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रही है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम धातु होती है वो अधिक क्रियाशील है, ठीक है, यानी कि ये मोर रिएक्टिव है, इसलिए ये धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रही है, ठीक है। इसके अलावा जब अपन देखते हैं कि आयरन होता है, जो आयरन होता है वो जब जल के साथ क्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड, या फिर अपन कहें आयरन है इसलिए आयरन ऑक्साइड का निर्माण करेगा, 3O4, ठीक है। तो 3 आयरन के अणु, फिर 4H2, तो ये हो गया 4H2 और ऑक्सीजन कितने, 4, तो कुल मिला के ये रिएक्शन बैलेंस है। यानी कि जो आयरन है वो यदि जल के साथ क्रिया करेगा तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण करेगा, या फिर अपन कहें फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि ये है जो कम क्रियाशील है, तो इसलिए जो ज्यादा क्रियाशील धातु होंगी वो तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगी या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगी, और जो कम क्रियाशील होगी वो धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगी या फिर अपन कहें मेटल ऑक्साइड का निर्माण करेगी। अब विभिन्न धातुओं की जल के साथ क्रियाशीलता किस प्रकार की होती है, ठीक है। विभिन्न धातुओं की जल के साथ क्रियाशीलता, या फिर अपन कहें कि जो धातुएं होती है वो, अब जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो जल के साथ अत्यंत तेजी से क्रिया करते हैं, यानी कि अत्यधिक तेजी से क्रिया करते हैं, ठीक है, विग्रसली। तो इसलिए जो इनकी क्रिया होती है वो अत्यंत भयंकर होती है और उष्मा क्षेपी होती है, या फिर अपन कहें एक्जोथर्मी होती है। एक्जोथर्मी क्या रिएक्शन, एक्जोथर्मी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि जब रिएक्शन हो रही होती है तो रिएक्शन के दौरान अन्य मतलब बहुत अधिक मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। इसलिए जो इसके द्वारा H2 गैस बाहर निकलेगी तो वो जलने लगती है, ठीक है। यानी कुल मिला के बात ये हुई कि जब सोडियम और पोटेशियम है वो यदि जल के साथ क्रिया करेंगे तो इनकी जो क्रिया होती है वो विग्रसली होती है, ठीक है। यानी ये अत्यधिक तेजी से रिएक्शन करती है। तो रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि ये रिएक्शन होती है वो उष्मा सेपी होती है, यानी एक्जोथर्मी होती है, यानी कि रिएक्शन के दौरान बहुत अधिक मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होगा या उष्मा की मात्रा है वो ज्यादा बन रही होती है। तो इसलिए इसके मतलब रिएक्शन के बाद जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो अत्यधिक उष्मा के कारण जलने लगती है। इसलिए ये जो अभिक्रिया होती है बहुत ही डेंजरस होती है, ठीक है। इसके अलावा अपन दूसरी बात करें कि जो मैग्नीशियम होती है, यानी कि जो मैग्नीशियम धातु होती है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, यानी कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो गर्म जल या कोई सा भी जल होगा उसके साथ रिएक्शन करेगी और अत्यंत तेजी से अभिक्रिया करेगी, यानी कि जो ये रिएक्शन होती है वो विग्रसली होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो कैल्शियम धातु होती है, यानी कि कैल्शियम धातु होती है, यदि उसकी अपन जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जो इसके द्वारा हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस धातु की सतह पर आ जाती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस है वो धातु की सतह पर जुड़ जाती है। या फिर अपन कहें जैसे ये कैल्शियम धातु है, ठीक है,
जब अपन जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसके जो बुलबुले होते हैं वो इस पर चिपक जाते हैं। इसलिए जब रिएक्शन हो रही होती है तो ये जो हाइड्रोजन गैस है वो वाटर में से या फिर जल में से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। इसलिए जब कैल्शियम की अभिक्रिया अपन जल के साथ करवाते हैं तो बुलबुले निकलती है। ठीक है, अब अपन ने पहले तो बात कर ली थी ऑक्सीजन की, उसके बाद जल की, तो अब बात करेंगे एसिड की, यानी कि जो धातुएं हैं वो अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। तो अपन पढ़ेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, या रिएक्शन विथ एसिड्स। ठीक है, तो जो धातुएं होती है वो यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो एक तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगी या फिर अपन कहें लवण बनाएगी और उसके साथ H2 गैस बनाएगी। ठीक है, या फिर अपन कहें कि जो धातु होती है या मेटल जब एसिड के साथ क्रिया करेगी या फिर अपन कहें अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो एक तो लवण बनाएगी या सॉल्ट बनाएगी। ठीक है, और उसके साथ H2 गैस इवोल्व होगी। ठीक है, जैसे जो आयरन धातु है जब इसकी अपन HCl यानी कि ये क्या हो गया, एक एसिड है, तो जब अपन आयरन धातु की HCl के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा FeCl2, या फिर ये जो FeCl2 है ये एक सॉल्ट है यानी कि ये लवण है। ठीक है, और इसके साथ H2 गैस भी इवोल्व होगी। तो 2 Cl के अणु है, 2 हाइड्रोजन के अणु, इसलिए अपन यहाँ पे 2 लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी बैलेंस, यानी कि जो आयरन है वो यदि एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो एक तो सॉल्ट का निर्माण कर रहा है या फिर अपन के लवण का निर्माण कर रहा है और उसके साथ H2 गैस भी बन रही है। ठीक है, इसी प्रकार जो एल्यूमिनियम होता है वो यदि HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण करेगा और उसके साथ H2 गैस भी बनाएगा। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना कि एल्यूमिनियम के कितने अणु अपन ले रहे हैं, 2 अणु ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 और क्लोरीन के कितने हो गए 6, तो यहाँ पे लगा दिए 6, तो यहाँ पे हो गया 3H2। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन बैलेंस है, यानी कि 2Al3 प्लस 6HCl तो बन गया 2AlCl3। ये क्या है, एक सोल्ट है या फिर अपन कहें ये एक लवण है और इसके साथ H2 गैस इवोल्व हो रही है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जो धातुएं होती है या फिर जो मेटल होती है वो यदि एसिड के साथ अभिक्रिया कर रही है यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो एक तो लवण बनाएगी या सॉल्ट बनाएगी और उसके साथ H2 गैस भी इवोल्व होगी या H2 गैस का निष्कासन करेगी। अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि धातु के ये इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में। यानी कि जो एक धातु है या अपन कहें एक धातु का अन्य धातु लवण के विलयन से अभिक्रिया, यानी कि एक मेटल की दूसरी मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन से रिएक्शन। ठीक है, जैसे एक धातु ए है, ठीक है, धातु ए या फिर मेटल ए जब दूसरे धातु विलयन बी से अभिक्रिया करेगी तो धातु विलयन जो इसका विलयन था या फिर इसका जो सॉल्ट था वो धातु ए के साथ जुड़ जाएगा और जो धातु बी है वो अकेली रह जाएगी, यानी कि किसका निर्माण होगा, धातु विलयन बी है जो ए में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये धातु विलयन ए हो गया और क्या बचा, धातु बी। ठीक है, यानी कि जब मेटल ए है यानी कि कोई भी मेटल ए जब
मेटल सॉल्यूशन बी से रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्यूशन ए बनाएगा, साथ में मेटल बी बनाएगा। ठीक है, जैसे जो आयरन होता है इसकी यदि अपन अभिक्रिया CuSO4 से करवाते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गए धातु ए और ये हो गई धातु विलयन बी। ठीक है, जब अपन इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं तो किसका निर्माण होगा, धातु विलयन ए का, यानी कि इसके साथ जो धातु ए थी उसके साथ धातु बी का विलयन आ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, FeSO4 और उसके साथ धातु बी है जो फ्री हो जाएगी, यानी कि कॉपर है जो अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक धातु अन्य किसी धातु विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो वो एक तो धातु विलयन का निर्माण करती है, साथ में जो दूसरी धातु विलयन था उसको धातु के रूप में फ्री कर देती है। ठीक है, अब इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, यानी कि जो धातुएं होती है वो एक दूसरे को रिप्लेस कर रही है, यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, तो उनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, या रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, या अपन कहे रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो एक धातु है वो दूसरे धातु के सॉल्ट से या फिर अपन के सॉल्यूशन से रिप्लेस कर रही है, तो उसकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो अपन क्या देखते हैं कि जो धातुएं होती है उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में, या अपन कहे डिक्रीजिंग, ठीक है, या घटते क्रम में, यानी कि धातुओं की क्रियाशीलता के घटते क्रम में यदि अपन धातुओं को व्यवस्थित करें तो अपन को एक सीरीज प्राप्त होती है, या फिर अपन को एक सारणी प्राप्त होती है, या टेबल प्राप्त होती है, उसको अपन क्रियाशीलता का क्रम कहते हैं, या फिर अपन कहें रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सबसे ऊपर यानी टॉप पे जो धातु होगी वो सबसे अधिक क्रियाशील होगी, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव होगी, यानी सबसे अधिक क्रियाशील होगी। ठीक है, लेकिन जो बॉटम में होगी या फिर जो सबसे नीचे होगी, या फिर अपन कहें नीचे, सबसे नीचे जो धातु होगी वो सबसे कम क्रियाशील होगी, यानी कि जब अपन क्रियाशीलता के क्रम के आधार पर धातुओं को व्यवस्थित करते हैं, यानी कि अवरोही क्रम में जब अपन क्रियाशीलता के क्रम में धातुओं को व्यवस्थित करते हैं तो अपन को एक सीरीज प्राप्त होती है जिसे अपन क्रियाशीलता का क्रम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो धातुएं होती है यदि अपन उसको व्यवस्थित करते हैं तो जो ऊपर वाली धातु है, यानी कि सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव धातु है, वो नीचे वाली धातु को रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, तो उनकी क्रियाशीलता का क्रम अपन लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो धातु आती है वो होती है पोटेशियम, यानी कि जो पोटेशियम धातु होती है वो सबसे अधिक क्रियाशील होती है। उसके बाद आती है सोडियम, यानी कि जो पोटेशियम धातु होती है उसके बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद होता है कैल्शियम, यानी कि जो जब अपन धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर यदि अपन एक सीरीज बना रहे हैं तो यहाँ पे देखना कि जो पोटेशियम है वो सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक जो क्रियाशील होगा वो कौन सा होगा, पोटेशियम है, यानी कि ये मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, उसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, यानी इस प्रकार से जो सबसे कम क्रियाशील है वो है सोना, यानी कि जो गोल्ड है वो सबसे लोवेस्ट क्रियाशीलता दर्शाता है, यानी कि इसकी लो रिएक्टिविटी है। अब अपन ने ये रिएक्टिविटी किसके लिए निकाली थी, यानी कि जो धातु होती है, एक धातु ए वो बी धातु के सॉल्यूशन से उसको क्या करती है, रिप्लेस कर देती है और उसको फ्री कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर धातु है, यानी कि जो सबसे अधिक क्रियाशील है, वो नीचे वाली धातुओं को रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेशियम है वो सबसे अधिक क्रियाशील है, तो ये इससे नीचे जितनी भी धातुएं होगी वो उनके सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस कर सकती है, लेकिन पोटेशियम को इनमें से कोई भी धातु रिप्लेस नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आपने एक उदाहरण देखा था पीछे कि Fe + CuSO4, यहाँ पे जो Fe है वो
CuSO4 को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर रही है, क्या बना रही है, FeSO4 प्लस Cu। अब आप देखते हैं कि इस सीरीज में Fe है जो Cu से ऊपर है, इसलिए जो ऊपर वाली धातु होती है वो नीचे वाली धातु को रिप्लेस कर सकती है। तो यहाँ पे देखना कि जो Fe है वो इससे ऊपर वाली को तो नहीं कर पाएगी, लेकिन इससे नीचे वाली जो धातुएं होगी उनको रिप्लेस कर देगी। लेकिन इससे ऊपर वाली जो भी धातुएं हैं वो Fe को इसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकती है। जैसे यदि अपन इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएं, यानी कि जो FeSO4 अपन को प्राप्त हुआ है, इसकी यदि अपन अभिक्रिया करवा दें जिंक से, किससे, जिंक से, तो यहाँ पे जो FeSO4 का जो सॉल्यूशन था इसको ये जिंक रिप्लेस करके क्या बना देगा, ZnSO4 और Fe को फ्री कर देगा। यानी कि जो भी लो रिएक्टिव धातु होगी उसको मोस्ट रिएक्टिव धातु उसको रिप्लेस कर देगी, यानी कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो ये था आज का अपना टॉपिक जिसमें अपन ने रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो अपन में पढ़ाते कि धातुएं होती है वो वायु में किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, यानी कि वायु के साथ या फिर अपन कहें ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि ये धातुएं होती है वो जल में किस प्रकार से रिएक्ट होती है, यानी कि जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। फिर अपन ने पढ़ा था कि एक धातु है वो दूसरी धातु के सॉल्यूशन से किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने एक रिएक्टिविटी सीरीज या फिर अपन कहें क्रियाशीलता के क्रम को पढ़ा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।